जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है 11th क्लास की एक महत्वपूर्ण विषय का नाम है इकोनॉमिक्स। जी हाँ, इससे पहले हमारी एक और वीडियो आ चुकी है। अगर अभी तक वो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। तो जहाँ पे हमने ख़त्म करा था, आज हम उससे आगे का पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे 11th क्लास की एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स की बुक। हम सभी जानते हैं कि 11th में इकोनॉमिक्स की दो बुक हैं, एक है सांख्यिकी, दूसरी है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो आइए अब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर और पहले यूनिट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। चैप्टर का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी कि इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या होते हैं, और नियोजित अर्थव्यवस्था क्या है, गैर नियोजित क्या होती है। इसी के साथ साथ हमने खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था का भी अध्ययन किया था। और हमने यह भी जाना था कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों की जानकारी हासिल करते हैं। तो आज हम बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। तो बच्चों, इसमें से आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। पहले हम उस पर बात करते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। हमने पहले भी पढ़ा था कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था, जिसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की एक वह शाखा होती है जहां पे हम एक व्यक्तिगत फर्म, एक व्यक्तिगत यूनिट का अध्ययन करते हैं। दूसरे शब्दों में हम बात करते हैं कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था, जिसको हम समष्टि इकोनॉमिक्स के नाम से भी, जिसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं, उसमें हम ये पढ़ते हैं कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है। इसमें हम एक अर्थव्यवस्था की जो समस्या होती है, मतलब एक जो व्यक्तिगत यूनिट होती है, जैसे हम इसमें हम व्यक्तिगत मांग का अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत पूर्ति का अध्ययन करते हैं, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का अध्ययन करते हैं, बाजार मांग का अध्ययन करते हैं। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थव्यवस्था में करते हैं। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा अर्थव्यवस्था क्या होती है, व्यष्टि अर्थ क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, समष्टि क्या है, सकारात्मक क्या है, नकारात्मक क्या होती है, आर्थिक समस्या क्या है, अवसर लागत क्या है, और उत्पादन संभावना वक्र क्या होती है, और केंद्रीय समस्या। अब हम इन सब के ऊपर चर्चा करते हैं कि एक एक करके कि ये क्या क्या है। सबसे पहले हमें यहाँ बताया गया है कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थशास्त्र ये क्या होता है। अक्सर देखा गया है कि एग्जाम में 11th और 12th क्लास में 3 नंबर से लेकर 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन होता है व्यष्टि अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थव्यवस्था में अंतर क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब इस अंतर को जानते हैं कि व्यष्टि समष्टि में क्या अंतर है। सबसे पहले हम यह बात करते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, और फिर हम बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। इन दोनों के हमें अर्थ समझने हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं और समष्टि अर्थव्यवस्था को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक है, और जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक है। तो ये आपका अंतर नहीं है, और ना ही आप एग्जाम में लिख के आना कि ये 11th की बुक है, ये 12th की बुक है। ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। व्यष्टि अर्थव्यवस्था की एक ऐसा प्रकार होता है जहां पे एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्तिगत फर्म, एक व्यक्तिगत यूनिट या एक व्यक्तिगत मांग और व्यक्तिगत पूर्ति का अध्ययन किया जाता है। वहीं पे समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे व्यक्तिगत ना होकर यहाँ पे संपूर्ण का अर्थ मतलब अध्ययन किया जाता है। जैसे वहाँ पे हम व्यष्टि में हम एक इंडिविजुअली डिमांड और इंडिविजुअली सप्लाई की स्टडी करते हैं, और समष्टि में हम क्या करते हैं, हम पूरे देश की जो जीडीपी होती है वहाँ पे समग्र मांग, समग्र पूर्ति का अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे कह सकते हैं जो व्यष्टि अर्थव्यवस्था है, जिसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, उसमें हम इंडिविजुअली यूनिट का अध्ययन करते हैं। मतलब एक व्यक्ति के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं, जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो समष्टि अर्थव्यवस्था है, जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, यहाँ पे नेशनल इनकम का अध्ययन किया जाता है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे हाउस होल्डर का अध्ययन किया जाता है कि भाई एक उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, या फिर बाजार मांग क्या होती है, या फिर व्यक्तिगत मांग क्या होती है, या फिर व्यक्तिगत पूर्ति क्या होती है, या फिर उपभोक्ता संतुलन क्या है, उत्पादक संतुलन क्या है। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं पूरे देश की जीडीपी की, एक देश की पूरी इनकम क्या है, चाहे वो आय विधि से हो, क्या वो व्यय विधि से हो, क्या वो उत्पादन विधि से हो। आपके लिए ये शब्द काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होएंगे, क्योंकि अभी आप 11th में आए हो, आपको ये नहीं पता कि भाई आय विधि क्या है, व्यय विधि क्या है, और
और उत्पादन क्या होता है और उपभोक्ता संतुलन क्या है, धीरे धीरे अभी हम इनके ऊपर चर्चा करते हैं कि ये क्या होती है। इसी के साथ साथ हम यहाँ बात करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअली एक फर्म का अध्ययन करते हैं, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है यहाँ पे हम पूरी यहाँ पे हम रोजगार से संबंधित समस्या का अध्ययन करते हैं। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि भाई अभी तो मार्केट में इन्फ्लेशनरी आई हुई है या फिर डिफ्लेशनरी आई हुई है, तो उस चीज़ का जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैक्रो में नहीं, वो माइक्रो में नहीं होता, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे हम इंडिविजुअली डिमांड और सप्लाई का, और यहाँ पे हम अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी करते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम थोड़ा और खोलने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि ये क्या है। भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। सबसे पहले हमें पता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का एक अंग का अध्ययन करता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था में हम एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं। दूसरी ओर समष्टि अर्थव्यवस्था में हम अर्थव्यवस्था के संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट में उसी पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम छोटी छोटी अथवा व्यक्तिगत इकाई जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार, फर्म या उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरी साइड पे हम बात करते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम इकाइयों के योग जैसे राष्ट्रीय आय, जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। मतलब यहाँ पे एक व्यक्तिगत इंडिविजुअली फर्म हो गया, इंडिविजुअली एक पर्सन हो गया, उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई होगी, और यहाँ पे पूरे देश के लोगों की जो डिमांड है, पूरे देश के लोगों की जो सप्लाई है, उसकी स्टडी यहाँ पे होती है। दूसरे शब्दों में हम बात करें थर्ड पॉइंट पे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र योग करने की क्रिया है। यहाँ पे हम किसी चीज़ को जोड़ने की बात करते हैं, और यहाँ पे हम जो पूरे देश की इनकम है या पूरे देश की जो आय होती है या जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है, उसमें हम इंडिया की जो पूरे देश की इनकम है उसको हम छोटे छोटे पार्ट में पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम यहाँ बात करते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र योग को टुकड़ों में तोड़ने की क्रियाएं हैं। इसमें से आप कोई भी 5 पॉइंट अगर आप अच्छी तरह पढ़ लेते हो या समझ लेते हो तो 4 में से 3.5 नंबर आपके अच्छी तरह बन जाते हैं। अगला पॉइंट है व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इसकी केंद्रीय समस्या कीमत निर्धारण होती है। भाई व्यष्टि अर्थव्यवस्था में जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है कीमत का निर्धारण करना। किसी वस्तु की कीमत का किस प्रकार से निर्धारण किया जाएगा, जो कि उद्योगों के द्वारा और जो कि फर्मों के द्वारा मतलब निर्धारित की जाती है, जो कि यहाँ पे हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसकी जो मुख्य समस्या है इसमें क्या है, इसकी प्रमुख समस्या उत्पादन व रोजगार का निर्धारण करना है। यहाँ पे किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे किया जाएगा। जैसे सिंपल सी बात है, अगर मेरे हाथ में ये पेन है, इस पेन की कीमत अगर 10 रुपये है तो भाई उत्पादन करने वाले ने, जिसने ये पेन बनाया, उसने 10 रुपये कैसे निर्धारित कर दी होगी, कुछ ना कुछ सोच समझ के ही करा होगा। ऐसा तो है नहीं कि उसने 8 रुपये खर्च कर दिए और 100 रुपये इसकी कीमत को रख दिया तो कोई भी व्यक्ति नहीं खरीदेगा। उसने इसलिए करा कि भाई अगर उसके 7 रुपये खर्च हुए इस पेन के उत्पादन में, भाई इस पेन को बनाने में अगर 7 रुपये खर्च हुए हैं तो उसने क्या करा, भाई 1 रुपये अगर गवर्नमेंट को टैक्स भी दिया जाएगा, 8 रुपये टोटल पड़ जाते हैं, तो 10 रुपये ईजिली ये 10 रुपये में ये सेल हो जाएगा। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं व्यष्टि अर्थव्यवस्था में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी केंद्रीय समस्या किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करना है, और इसकी केंद्रीय समस्या आय और रोजगार को जनरेट करना है, उसका निर्धारण करना है। यह पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। पूर्ण रोजगार क्या होता है भैया? पूर्ण रोजगार को अगर हमें समझना है तो हम कह सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में अगर यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, पूर्ण रोजगार का अर्थ होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, उदाहरण के लिए हम बात करें, अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता के द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो वो पूर्ण रोजगार होता है। शायद अभी आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि पूर्ण रोजगार होता क्या है। पूर्ण रोजगार में हम कह सकते हैं कि भाई पूर्ण रोजगार का अर्थ क्या होता है। सिर्फ 2 मिनट ही लगेंगे लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज करते हैं, हम यहाँ बात करते हैं, अगर भारत के क्षेत्र पे एक ये भारत की भूमि है, अगर ये इंडिया की अगर ये भूमि है और इस पे अगर खेती करनी है किसी व्यक्ति को, और 1 एकड़ अगर ये भूमि है और इस पे अगर किसी को खेती करनी है, तो टोटल जो प्रोडक्टिविटी आती है, जो खेती करने के बाद अगर मैं जैसे हूँ और इस क्षेत्र के ऊपर अगर मैं खेती करता हूँ और अच्छी तरह अच्छी किस्म के बीजों का इस्तेमाल करता हूँ, समय पे पानी देता हूँ और अच्छे जो तकनीक है उसके माध्यम से मैं इस पे खेती करता हूँ,
इन शॉर्ट मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि मैं पूरे 100% जो मेरी योग्यता है और जो मेरे पे संसाधन है, जैसे जो हमारे पास पानी है, जो हमारे पास बिजली है, जो हमारे पास तकनीक है, जो हमारे पास खाद है, उन सब का इस्तेमाल मैं अच्छी तरह इस खेत पे जोतने के लिए करता हूँ, एग्रीकल्चर के लिए करता हूँ। और इस खेत में मुझे मान लो 100 किलो अनाज उत्पादन हो जाता है। कितना? 100 किलो। मतलब ये कहने की बात है कि अगर मैंने पूरी अपनी योग्यता के अनुसार इस पे खेती करी और मुझे 100 किलो अनाज मिल सकता है यहाँ से, लेकिन मुझे अनाज मिला यहाँ जो मेरी क्वांटिटी आई है, यहाँ पे जो मेरी क्वांटिटी आई है वो मेरी क्वांटिटी यहाँ पे आई है 80 किलो की। इट मीन्स क्या है? 80 किलो की। तो यहाँ पे क्या था? क्या मैंने यहाँ पे अच्छे से खेती करी होगी? क्या मैंने अच्छे से यहाँ पे यूरिया फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करा होगा? या मैंने अपनी पूरी तकनीक का इस्तेमाल अच्छे से करा होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे मेरी कमी रह गई है, तभी उत्पादन में कमी हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें, या तो मैंने यहाँ तक एग्रीकल्चर कर दिया, यहाँ पे अच्छी तरह खेती कर दी और ये मैंने ऐसे ही खाली छोड़ दिया। अगर मैंने ये खाली छोड़ दिया तो इट मीन्स जहाँ से जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। तो पूर्ण रोजगार का अर्थ होता है जब एक अर्थव्यवस्था के द्वारा जो उसके संपूर्ण संसाधन है और जो उनकी पूरी योग्यता है, वो अगर 100% अपना वो कार्य करे और जो उससे आउटकम आता है, जैसे आउटकम यहाँ आना चाहिए था 100 किलो गेहूं की उत्पादन होने चाहिए, लेकिन हुई मेरी 80, क्योंकि यहाँ ये मैंने क्षेत्र खाली छोड़ दिया। जब खाली छोड़ दिया तो उत्पादन यहाँ पे होएगा ही नहीं। तो पूर्ण रोजगार का अर्थ शायद अब आपको समझ में आ गया है कि पूर्ण रोजगार क्या होता है, कि भाई एक व्यक्ति के द्वारा या एक अर्थव्यवस्था के द्वारा अपने समस्त संसाधनों को इस प्रकार से कार्य करें ताकि उससे जो प्रोडक्टिविटी आए वो पूरे 100% आए। अब आपको समझ में आ गया? या फिर एक और एग्जांपल समझाऊं? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल सपोज करो, जैसे स्कूल में अगर टीचर अगर समय पे क्लास में आती है और अपनी पूरी योग्यता के अनुसार बच्चों को समझाती है, तो कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। यहाँ पे मैं टीचर के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ, अगर एक टीचर टाइम से क्लास में आती है और टाइम से क्लास से जाती है और 100% अगर देती है अपना कि भाई मुझे सभी बच्चों को पास करवाना है या मुझे सभी बच्चों को समझाना है, तो कोई बच्चा फेल ही नहीं होगा। तो यहाँ पे वो टीचर अपनी योग्यता का पूरा इस्तेमाल कर रही है, अपने स्किल का पूरा इस्तेमाल कर रही है, जो उसके पास नॉलेज है वो अच्छी तरह से बच्चों को नॉलेज देने की कोशिश कर रही है। तो पूर्ण रोजगार का वही अर्थ होता है कि जो आपके पास संसाधन है, उस संसाधन से आप सर्वोत्तम जो आउटपुट आना है, उस संसाधन से जो सबसे अच्छी चीज जो आप प्राप्त कर सकते हो 100%, उसी को हम पूर्ण रोजगार के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यह पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित होते हैं और यह अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित होते हैं। अगला पॉइंट है, इसके तथ्य ठीक होते हैं परंतु यह आवश्यक नहीं कि यह पूरे समाज के लिए भी ठीक हो। यहाँ पे बोला हुआ है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, ये हम एज्यूम करते हैं कि ये ठीक है, परंतु हम ये भी नहीं कह सकते ये कि जो हमारे लिए ठीक है वो औरों के लिए भी ठीक होगा। और यहाँ पे अगले पॉइंट है, इसके तथ्य संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू होता है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है वो पूरे इकोनॉमिक्स के लिए, पूरे देश के लिए बनाई जाती है। और यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो अपने हो सकता है कि अपने आसपास के क्षेत्र के लिए किसी वस्तु का उत्पादन करे। और यहाँ पे क्या है, जो व्यष्टि अर्थव्यवस्था है इसको समझना काफ़ी आसान होता है और जो समष्टि अर्थव्यवस्था है इसको समझना काफ़ी मुश्किल होता है। और इसके मुख्य उपकरण मांग और पूर्ति है। मतलब उपकरण, अब आप बोलोगे मांग और पूर्ति क्या है, तो मांग और पूर्ति हम आगे पढ़ते हैं कि इसमें होता क्या है। और इसका मुख्य उपकरण समग्र मांग और समग्र पूर्ति। मांग और पूर्ति का अर्थ होता है एक व्यक्ति के द्वारा जब एक निश्चित समय और एक निश्चित कीमत पर बाजार से कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसको मांग कहते हैं। उसी प्रकार से जो समग्र मांग होती है, समग्र मांग होता है कि एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जो कुल पॉपुलेशन ने, जो एक देश के व्यक्तियों के द्वारा जो कुल मांग की गई है, उन सभी मांगों को जोड़ दिया जाएगा तो उसे समग्र मांग के नाम से जानते हैं। तो ये 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन पुट होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन व्यष्टि एंड, मतलब एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और एक्सप्लेन करना है तो आप अब अपने शब्दों में भी कर सकते हो।